अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बाउल एंड एनोरेक्टल डिसफंक्शन एंड मैनेजमेंट। नॉर्मल एनाटमी ये हम देख सकते हैं। पोस्टीरियरली रेक्टम है जो कि एनस में ओपन हो रहा है। अगर हम मसल्स को देखें तो प्यूबोरेक्टैलिस मसल, फिर इससे नीचे डीप हमारे पास रिंग है, सुपरफिशियल एनल रिंग है, और ये कोई क्यूटेनियस लेयर मतलब स्किन हो गई, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, और ये जो है ये इंटरनल एनल स्फिंक्टर हो गया राइट साइड पे। और ये अगर हम बोन को देखें, इंटीरियरली प्यूबिक सिम्फिसिस है, इंटीरियरली हमें यूट्रस और ब्लैडर भी नज़र आ रहे हैं, और पोस्टीरियरली हमें कॉक्स जो है वो नज़र आ रही है, स्पाइनल कार्ड वर्टिब्रल कॉलम का बिल्कुल लास्ट पार्ट। ये तो हो गई नॉर्मल एनाटमी, नॉर्मल पैसेज वे। अब हम देखेंगे बाउल एंड एनोरेक्टल डिसफंक्शन है क्या। डिसफंक्शन ऑफ द बाउल एंड रेक्टम आर एनस जनरली फॉल इनटू टू मेन सब ग्रुप्स। अब इसके दो सब ग्रुप्स कौन से हैं? पहला ये कि डिफिकल्टी इन एवैक्यूएटिंग द फीकल मटेरियल, और दूसरा क्या है, इनएबिलिटी टू स्टोर प्लेटर्स फीकल मटेरियल, या फिर रिलायबिलिटी प्रायर टू एवैक्यूएशन, स्पेशली एट सोशली एक्सेप्टेबल टाइम्स एंड प्लेसेस। इफ़ अ फ्यू कंडीशंस जैसे कि आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, द पेशेंट में अल्टरनेट बिटवीन टू स्टेट्स, मतलब वो इनकॉन्टिनेंस, फीकल इनकॉन्टिनेंस और कॉन्स्टिपेशन दोनों स्टेट्स के दरमियान वेरी कर रहा होता है। द पेशेंट टेंड टू कॉल द फर्स्ट स्टेट कॉन्स्टिपेशन, जिसमें उसे डिफिकल्टी होती है एवैक्यूएशन में, एंड सेकंड स्टेट वेरियसली फार्टिंग, डायरिया, मेसिंग, स्वाइनिंग देमसेल्फ, और जिसमें उसका इनकॉन्टिनेंस होती है तो उसे हम कहते हैं फार्टिंग, डायरिया, मेसिंग, स्वाइनिंग भी कह सकते हैं। अब हम डिफरेंट कंडीशंस देखेंगे जो कि लिंक करते हैं बाउल और एनल रेक्टल एनोरेक्टल डिसफंक्शन में। पहली कंडीशन है एनल इनकॉन्टिनेंस। इट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ फ्लेटस लिक्विड और सॉलिड पर एनस दैट इज सोशल और हाइजीनिक प्रॉब्लम। नाम से पता चल रहा है इनकॉन्टिनेंस में पेशेंट या फिर इंडिविजुअल का जो कंट्रोल होता है एनस पे वो ख़त्म हो जाता है। सेकेंड है एनिस्मस। इट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब इन कोऑर्डिनेट एक्टिविटी ऑफ एनल स्फिंक्टर एंड लिवेटर इन आई मसल्स such that they fail to relax when defecation is attempted। एनिस्मस में जो एलिवेटर एनाई मसल्स मेन मसल होता है, साथ में जो स्फिंक्टर्स है, एनल स्फिंक्टर इंटरनल और एक्सटर्नल, जैसे कि नॉर्मल एनाटमी में हमने देखा भी था, ये रिलैक्स नहीं होते। जब तक ये रिलैक्स नहीं होंगे फीकल मटेरियल पास नहीं हो सकता। थर्ड कंडीशन है हमारे पास डिसेंडिंग पेरिनियम सिंड्रोम। नाम से ही पता चल रहा है पेरिनियम जो कंपोनेंट्स होती हैं वो डिसेंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन जो ब्लॉक काज करेंगे। इस द टर्म यूज टू डिस्क्राइब एबनॉर्मल डिसेंट एंड बल्जिंग ऑफ पेरिनियम एसोसिएट विद डेफिकेशन। ये वही एनिस्मस हो गया जिसमें लिवेटर एनाई और जो स्फिंक्टर्स थे वो रिलैक्स ही नहीं हो सकते। ये राइट साइड पे नॉर्मल है और लेफ्ट साइड पे एनिस्मस है। सेम इसी तरह ये हमारे पास हो गए डिसेंडिंग पेरिनियल डिसेंडिंग सिंड्रोम। वही रेस्ट पे क्या होता है, हम लोकेशन देख सकते हैं, प्यूबिस, सैक्रल रूट्स, प्यूबोरेक्टालिस, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। स्पेशली हमने एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर की लोकेशन को देखना है। और स्ट्रेनिंग पे क्या होता है, जिनमें डिसेंट हो जाते हैं पेरिनियल कंटेंट, तो ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो है वो मूव डाउनवर्ड हो जाता है। इसकी वजह से होगा क्या, जो एंगल होता है वो डिक्रीज कर जाएगा ड्यू टू एक्सेसिव डिसेंट। ये भी वही चीज़ डिसेंडिंग पेरिनियल सिंड्रोम, जो पेल्विक फ्लोर होता है वो डिसेंड कर जाता है। ये एक साइकिल है जो कि एनोरेक्टल डिसफंक्शनिंग में चलता है। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन मतलब आउटलेट टू ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से एक्सेसिव स्ट्रेनिंग होगी। एक्सेसिव स्ट्रेनिंग की वजह से पेरिनियल डिसेंट होगा। पेरिनियल डिसेंट क्या करेगी, वो पोटेंटल नर्व को स्ट्रेच करेगी, और जब भी पोटेंटल नर्व स्ट्रेच होगी तो वो लीड करेगी इनकॉन्टिनेंस को। मतलब दोनों पीक्स हो गई, एक कॉन्स्टिपेशन और फिर इनकॉन्टिनेंस। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही इनकॉन्टिनेंस हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन constipation. It was generally defined as defecating twice or less a week and was usually subjective. सब्जेक्टिव क्यों? क्योंकि ये सेल्फ रिपोर्टिंग होती है, हम टोटली इंडिविजुअल पे रिलाई कर रहे होते हैं। However, it became evident that public frequently used the term to describe the need to strain to evacuate stool. तो इसलिए हम स्ट्रेनिंग जो टर्म है वो यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली। द मोस्ट रिसेंट डेफिनेशन ड्रोन टू क्राइटेरिया has the support of an international consensus and relies on self-reporting of more specific bowel-related symptoms. सेकेंड टाइप है कॉन्स्टिपेशन की फंक्शनल या फिर जिसे नॉन पैथोलॉजिकल भी कहते हैं, डिफाइंड एज इंक्लूडिंग 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। ये हमारे पास 6 सिम्टम्स हैं, अगर इन 6 में से कोई सी 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स होंगी तो इसे हम लेबल करेंगे फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। और ये सिम्टम्स कब होंगे, लास्ट 12 वीक्स में, इन लास्ट 12 मंथ्स, एटलीस्ट 12 वीक्स इन लास्ट 12 मंथ्स। लाजमी नहीं है ये 12 वीक्स कंसेक्टिव हों। पहली जो कंडीशन है, सिम्टम है स्ट्रेनिंग इन डेफिकेशन, लंपी और हार्ड स्टूल। सेकेंड है थर्ड डेफिकेशन सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट एवैक्यूएशन। फोर्थ है हमारे पास एवैक्यूएशन सेंसेशन ऑफ एनोरेक्टल ऑब्स्ट्रक्शन। फिफ्थ है मैनुअल मैनुअर कोई यूज़ करता है इंडिविजुअल
फैसिलिटेशन के लिए, और लास्ट पे है 3 डेफिकेशंस पर वीक। अगर इनमें से कोई से भी 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स पेशेंट जो है वो येस बोलता है तो उसे फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन हो गई। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है डिस्टीजिया। डिस्टीजिया क्या है? टर्म यूज टू डिस्क्राइब डिफिकल्टी विद रेक्टल एवैक्यूएशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ वोलेंट्री सुप्रेशन ऑफ द अर्ज। इसमें भी वही डिफिकल्टी हो रही है एवैक्यूएशन में। रीज़न क्या होती है कि वोलेंट्री सुप्रेशन जब किया जाता है अर्ज टू डेफिकेट को, और इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? रेक्टम डिस्टेंड कर जाएगी। फीकल इनकॉन्टिनेंस है टर्म यूज टू डिस्क्राइब इनवोलेंट्री लॉस ऑफ लिक्विड सॉलिड, या फिर दोनों भी हो सकते हैं एनएस के थ्रू। मेगाकोला नाम से पता चल रहा है कॉलन का साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है। एबनॉर्मल मैसिव डायलेशन ऑफ द कॉलन दैट मे बी कंजेनिटल टॉक्सिक या फिर रिक्वायर्ड। सेम इसी तरह एक कंडीशन होती है मेगा रेक्टम, जिसमें रेक्टम जो है उसका साइज ज़्यादा हो जाता है, वो डायलेट कर जाती है। ये भी एबनॉर्मल डायलिटेशन हो गई रेक्टम की ड्यू टू फीकल मटेरियल। ये डिस्टीजिया में हमने देखा था कि डिफिकल्टी टू एवैक्यूएट होती है, ये बच्चों और बड़ों दोनों में हो सकती है। बच्चों में क्या होगी? बेबीज कैन लैक द मसल्स कंट्रोल टू बियर डाउन टू पूप, तो क्या होगा? सो दे क्राई। वाई क्राइंग क्रिएट्स द प्रेशर नीडिंग टू पुश आउट दी स्टूल। बच्चा रोता है इसलिए ताकि वो पुश आउट कर सके स्टूल को। ये मेगा कोलन हो गया हमारे पास। इसे कंपेयर किया हमने नॉर्मल कोलन के साथ। मेगा कोलन की जो मैनिफेस्टेशन है वो कुछ इस तरह से मिलती है हमें, और ये मेगा रेक्टम। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास पैराटॉक्सिकल प्यूबोरेक्टाइलिस कॉन्ट्रैक्शन। ये भी एक प्रॉब्लम होती है। प्यूबोरेक्टाइलिस मसल जो है वो रिलैक्स नहीं हो सकता, जिसकी वजह से डेफिकेशन पॉसिबल नहीं होती। पैराटॉक्सिकल एनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्शन, अब इसमें क्या होगा कि जो एनल के स्फिंक्टर होते हैं वो रिलैक्स नहीं होंगे। जब तक वो रिलैक्स नहीं होंगे फीकल मटेरियल पास नहीं कर सकता। पैसिव सॉइलिंग है, ये क्या है? लूजिंग स्टूल्स या फिर लिक्विड पर एनस विदाउट फीलिंग दी अर्ज टू डेफिकेट। इसमें अर्ज फील नहीं होती इंडिविजुअल को, बल्कि डायरेक्टली जो है स्टूल या फिर लिक्विड जो है वो लूज करता है। पेल्विक फ्लोर डिससिनर्जिया है। डिससिनर्जिया इनकोऑर्डिनेशन को ही कहा जाता है। डिस्क्राइब अनकोऑर्डिनेटेड पेल्विक फ्लोर मसल एक्टिविटी। जब पेल्विक फ्लोर मसल्स के दरमियान कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगी तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पेल्विक फ्लोर डिससिनर्जिया। ये कंडीशन हमने देखी है कुछ जो कि एनोरेक्टल डिसफंक्शनिंग में हमें मिल रही होती है। कितनी कंडीशन होती है हमारे पास? नंबर 1 एनल इनकॉन्टिनेंस, 2 एनिस्मस, 3 डिसेंडिंग पेरिनियम सिंड्रोम, 4 फिर हमारे पास आ गई कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की टाइप्स देखी थी हमने। 5th है डिस्टीजिया, 6th फीकल इनकॉन्टिनेंस, 7th मेगाकोलन, 8 मेगारेक्टम, 9th पैराडॉक्सिकल प्यूबोरेक्टाइलिस कॉन्ट्रैक्शन, 10th पैराडॉक्सिकल एनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्शन, 11th पैसिव सॉइलिंग, और 12th है हमारे पास पेल्विक फ्लोर डिससिनर्जिया। 12th कंडीशन हमने देखी है। अब हम देखेंगे प्रेवलेंस। प्रेवलेंस देखेंगे कॉन्स्टिपेशन की। थॉमसन इट al stated that constipation is persistent, difficult, infrequent or incomplete defecation occurring in up to 20% of population. They also stated that it is more common in women than men and increasing with age. इसमें हमें जेंडर वाइज भी डिफरेंस मिल रहा होता है और एज के साथ साथ ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। दिस वाज आल्सो नोन इन लार्ज स्टडी ऑफ ऑस्ट्रेलियन वोमेन बाय द जेरली इटियाट हु फाउंड अ प्रेवलेंस रेट ऑफ 14.1%। हमें वोमेन कॉन्स्टिपेशन के साथ मिली थी 18 to 23 ईयर एज ग्रुप में, और 26.6% वोमेन ने कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन की थी 45 से 50 ईयर एज ग्रुप में, और 27% लोगों को कॉन्स्टिपेशन थी, स्पेशली फीमेल्स को, जिनकी एज 70 से लेकर 75 ईयर्स थी। तो अगर हम इस तीनों एज ग्रुप्स को कंपेयर करें तो जो सबसे ज़्यादा एज वाले ग्रुप है उसमें हमें कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन ज़्यादा मिल रही है, जो कि 27% है। अब हम देखेंगे इसी के अपोजिट, वो तो कॉन्स्टिपेशन की प्रेवलेंस होगी। अब इनकॉन्टिनेंस की प्रेवलेंस। द प्रेवलेंस ऑफ एनल और फीकल इनकॉन्टिनेंस इज equally difficult to quantify because of the reluctance of the sufferer to admit to problem or to report it to a doctor or researcher. इसकी जो क्वांटिफिकेशन है वो डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि मोस्टली जो भी इसको फेस कर रहे होते हैं वो रिलेक्टेंट होती है और वो रिपोर्ट ही नहीं करते। देयर इज़ आल्सो द वाइड वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी एंड सेवेरिटी ऑफ एपिसोड्स। फैक्टर्स अब हम देखेंगे जो कि डिफ़िकल्टीज़ इन डेफिकेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। एबनॉर्मल डेफिकेशन टेक्निक हो सकता है, उसकी पोजीशनिंग ठीक ना हो जिसकी वजह से उसे डेफिकेशन डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। सेक्सुअल अब्यूज़, ईटिंग डिसऑर्डर्स, अगर उसकी डाइट लो इन फाइबर है या वो लो वाटर इनटेक ले रहा है तो ये चीज़ भी लीड कर सकती है डेफिकेशन डिफ़िकल्टी को। फूड एंड ड्रिंक है, जैसे अल्कोहल कॉफ़ी वगैरह वो ज़्यादा यूज़ करता है। इग्नोरिंग द कॉल टू स्टूल या फिर वर्क प्लेस कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसको अगर उसने ट्रीट नहीं किया। इग्नोरिंग द कॉल टू स्टूल को हम वर्क प्लेस कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं। जब भी हम बिजी होते हैं तो इग्नोर कर देते हैं जिसकी वजह से उसे कॉन्स्टिपेशन होगी। मिनिस्ट्रेशन में भी हो सकता है ड्यू टू पेन एसोसिएटेड विद एनल फिशर, एल्डरली पॉपुलेशन और प्रेग्नेंट वुमेन्स में हमें ये डिफ़िकल्टीज़ मिल रही होती हैं एवैक्यूएशन की। अब हम देखेंगे इनकॉन्टिनेंस की। इनकॉन्टिनेंस में जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें भी एज है हमारे पास। एनल स्फिंक्टर अगर डिसफंक्शनल हो गया, चाइल्ड बर्थ है, सर्जरी है, कोई भी एक्सीडेंट, ट्रॉमा,
हैबिचुअल क्रोनिक स्ट्रेनिंग एट द स्टूल, लिक्विड स्टूल, फंक्शनल फीकल इनकॉन्टिनेंस। अब हम देखेंगे फिजिकल थेरेपी असेसमेंट कि हम असेसमेंट कैसे करते हैं। असेसमेंट में सबसे पहले तो हमें डिटेल हिस्ट्री लेनी होती है, उसकी बाउल हैबिट डायरी जो है वो चेक करनी है, फूड डायरी चेक करनी है जो कि 1 वीक के लिए होती है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, पेशेंट की गेट और उसके पोस्चर को देखना है, लो बैक को असेस करना है, उसके एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करना है, न्यूरोलॉजिक एग्जामिनेशन करना है, जैसे कि हमने पोडेंटल नर्व का पढ़ा था, जब भी वो स्ट्रेच होती है तो लीड करते हैं इनकॉन्टिनेंस को, और एनोरेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे। ये हमारे पास होगी फूड डायरी में प्लीज़ कंप्लीट ड्यूरिंग अ नॉर्मल वीक ऑल दैट यू ईट एंड ड्रिंक ओवर अ पीरियड ऑफ 7 डेज। पूरे वीक का 7 डेज मतलब मंडे से लेकर संडे तक का वो रिकॉर्ड रखता है। नोट द टाइम्स ऑफ द फूड एंड ड्रिंक एंड इंडिकेट एनी बॉवल प्रॉब्लम्स दैट यू एक्सपीरियंस्ड ऑन दैट डे। ब्रेकफास्ट में उसने क्या लिया है, लंच में इवनिंग मील क्या था, फ्लूइड किस टाइप का था और उसका कितना वॉल्यूम उसने यूज़ किया है। इनके अलावा अगर कोई और स्नैक्स यूज़ किए हैं और अगर उससे बाउल प्रॉब्लम हो गई है तो वो भी मेंशन करेगा। ये हमारे पास इस तरह 7 डेज़ का रिकॉर्ड आ जाएगा। सेम इसी तरह हमारे पास होती है ये फूड डायरी होती है। इसमें भी हम पेशेंट से मंडे से लेकर संडे तक का रिकॉर्ड रखवाते हैं। टाइम ऑफ सॉरी उसकी ये हमारे पास बाउल हैबिट डायरी होगी 7 दिन की। तो उसमें भी उसने बताना है टाइम ऑफ बाउल मोमेंट्स क्या था, कंसिस्टेंसी क्या थी, फीकल मटेरियल की, डिड यू रीच द टॉयलेट इन टाइम, यस और नो, डिड यू सॉइल योर अंडरवियर या पैड, यस और नो, एनी ब्लड ऑन म्यूकस, यस और नो, और अगर इसके अलावा कोई कमेंट है तो वो भी कर सकता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एनोरेक्टल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट विद द बाउल प्रॉब्लम्स। विजुअल असेसमेंट करनी है पेरिनियल स्किन की। Observe any signs of gapping, swelling, excoriation, hemorrhoids, skin tags, fishes, congenital abnormalities, redness, rashes और sores। सेकेंड स्टेप है, एक तो हमने ऑब्जर्वेशन कर ली, विजुअल असेसमेंट जो थी, पेरिनियल एग्जामिनेशन। नोट एनी साइंस ऑफ द स्कार्स फ्रॉम एन एपिजियोटमी और टीयर, आल्सो द लेंथ ऑफ द पेरिनियम। पेरिनियल एग्जामिनेशन पे ही हमने ऑब्जर्व करना है एनी मूवमेंट ऑफ द पेरिनियम एंड एनस ऑन द बियरिंग डाउन, आल्सो व्हेन इंस्ट्रक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट द एनल स्फिंक्टर। पोस्टीरियर विजाइनल वॉल को देखना है, ऑब्जर्व एनी साइंस ऑफ प्रोलैप्स, अनरेस्ट और स्ट्रेन। स्केल ट्यूब्रोसिटीज़ को देखना है, कंसीडर द रिलेशनशिप ऑफ स्केल ट्यूब्रोसिटीज़ टू एनस एट रेस्ट एंड एट स्ट्रेन। एनोरेक्टल एग्जामिनेशन, इसमें भी हमने इंट्रोडक्शन में अप्लाई जेंटल प्रेशर with a gloved, well-lubricated finger on the posterior anal verge. Insert the finger in an anterocephalic direction while patient is breathing out and then curl the end digit of the finger over the puborectalis. Note any presence of stool and their consistency. Puborectalis can be palpated. To determine if there is altered sensation, ask the patient to contract the puborectalis. Note the response, the muscle movement in an interior direction, and grade the muscle using the modified Oxford scale. ये भी सेम उसी तरह का ही होता है, MMT जैसे हमने पढ़ी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम मसल की स्ट्रेंथ को ग्रेड कर देंगे। आस्क द पेशेंट Ask the patient to bear down and confirm or otherwise that puborectalis relaxes. Anal sphincter, withdraw the fingers so that the index finger pad can palpate the anal sphincter to detect any scar tissue or other abnormalities. Grade the anal sphincter activity when asked to contract the sphincter. Determine an exercise program as appropriate while palpating. Determine the hold time, the type, and the number of contractions that are appropriate for the patients to be practicing several times each day. एग्जामिनेशन के बाद हमारे पास आ जाती है इन्वेस्टिगेशंस। फर्दर डायग्नोसिस की तरफ जाते हुए हम डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस पेशेंट की करवा सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो एनोरेक्टल मैनोमीट्री है। मैनोमीट्री में हम एनस और रेक्टल मसल्स जो है उनकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। क्लोनिक ट्रांजिट स्टडी है कि क्लोन से जो मटेरियल पास होता है उसकी स्पीड क्या है। कॉन्सेंट्रिक नीडल ईएमजी है, ये भी वही ईएमजी मसल की पावर चेक करने के लिए, मसल की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम करते हैं। डेफिकेटिंग प्रोक्टोग्राम है जिसमें फ्लोरोस्कोपिक एवेल्युएशन होती है। फर्स्ट ये हो गया हमारे पास एनोरेक्टल मैनोमेट्री, जिसमें ये प्रोब इंसर्ट किया जाता है। ये इस तरह से होता है। पेशेंट को फिर हम कहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे। वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जितना भी प्रेशर इस बैलून पे अप्लाई होगा उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगी और हमें आइडिया हो जाएगा कि मसल की स्ट्रेंथ क्या है। ये ट्रांजिट वही हो गया कि स्पीड क्या है कॉलन से पास करने की। अगर तो हमें ये बहुत कम मिल रही हैं तो ये चीज़ इंडिकेट करती है रैपिड ट्रांजिट को, और अगर ये कॉलन में बहुत ज़्यादा है तो ये हो गया हमारे पास स्लो ट्रांजिट। एंडो एनल अल्ट्रासोनोग्राफी, इसको ट्रांजिट को हम, ये जो क्लोनिक ट्रांजिट स्टडी है इसको हम पैलेट स्टडी भी कहते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास एंडो एनल अल्ट्रासोनोग्राफी। वही अल्ट्रासाउंड का जो प्रोब होता है वो एनस में इंसर्ट किया जाता है और डायरेक्टली हम विजुअलाइज कर रहे होते हैं मसल्स की पावर को, कॉन्ट्रैक्शन पे भी और रेस्ट पे भी। एमआरआई भी कर सकते हैं। पोडेंटल नर्व टर्मिनल मोटर लेटेंसी, इसमें एनसीएस किया जाती है। पोडेंटल नर्व का रियल टाइम अल्ट्रासाउंड है उसी टाइम जो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अच्छा, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व्स है, इसमें हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं मसल्स को और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। किस वोल्टेज पे कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उससे भी हमें आइडिया हो जाएगा मसल की स्ट्रेंथ का। ये हमारे पास स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व हो गई। ये अल्ट्रासोनोग्राफी जिसमें इंटरनल एनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर नज़र आ रही हैं। अब है हमारे पास ट्रीटमेंट। कोई भी कंडीशन है एनस की या फिर रेक्टम की, उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमने उसकी डाइट मॉडिफिकेशंस करनी है। सेकंड, बाउल रीट्रेनिंग करनी है। ये 4 स्टेजेस होती हैं। होल्डिंग ऑन प्रोग्राम एक्सप्लेन, इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। मेडिकेशंस भी दी जाती हैं। लेग्जेटिव्स हो गए अगर तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, अगर उसको डायरिया का मसला है तो फिर हम एंटी मोटिलिटी ड्रग्स देंगे, एंटी स्पास्मोटिक ड्रग्स देंगे। फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट मतलब इसमें डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी पेशेंट को सिखाई जाती हैं। बाउल रीट्रेनिंग में भी नेसेसरी फॉर दोज सफरिंग विद द बाउल फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी। State Marks Hospital advocate a 4-stage holding on program in which patients are given the following instructions. सबसे पहले sit on the toilet and hold on for as long as you can. Whatever you can manage, double it again, aiming for 5 minutes. Second step में when you have mastered this, try holding on for 10 minutes. Next step, when able, try to hold on for 5 minutes while in bathroom. पहले 2 स्टेप्स में क्या था, ऑन टॉयलेट सीट, अब वो बाथरूम में 5 मिनट्स के लिए करेगा कंट्रोल। और फोर्थ और लास्ट स्टेप इसमें क्या है, अपना टाइम ड्यूरेशन वो फर्दर इंक्रीज कर देगा। टॉयलेट सीट पे नहीं बैठेगा बल्कि बाथरूम में ही होल्ड ऑन करेगा 10 मिनट्स के लिए। ये डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं, पोजिशनिंग है जो पेशेंट को सिखाई जाती हैं। उसकी जो नीज़ हैं वो हिप लेवल से थोड़े से हाई होने चाहिए। स्टेप 2 में अगर हम देखें तो वो अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखेगा और सेकंड चीज़ जो एल्बोज हैं वो नी पे प्लेस करेगा। थर्ड में हम देख सकते हैं वो फुट रेस्ट पे अपने पाँव जो है वो रखेगा और स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए वो एब्डोमेन को बल्ज आउट करेगा। ये करेक्ट पोजीशन ओवरऑल हो गई। फुट की क्या पोजीशन है, नीज और हिप्स की क्या पोजीशन है, स्पाइन उसकी रेक्ट है, एल्बोज उसने अपनी नीज पे प्लेस की हुई है। इंटेस्टाइन इज पिंच्ड एंड ब्लॉक्ड, अगर तो वो 90 डिग्री इस तरह से बैठेगा, स्टूल भी यूज़ नहीं करेगा तो इसकी वजह से क्या होगी, इंटेस्टाइन पिंच्ड होगी, ब्लॉक्ड होगी, क्योंकि प्यूबोरेक्टालिस मसल्स जो है वो चॉप्ड हो रहा है। अच्छा, सेम इसी तरह जब हम पेशेंट को कहते हैं कि उसके जो नीज हैं वो हिप लेवल से हायर होने चाहिए, कब हाई होंगे, जब वो फुट स्टेप यूज़ करेगा, मतलब स्क्वेटिंग पोजीशन। तो इसमें प्यूबोरेक्टालिस मसल इज रिलैक्स्ड एंड रेक्टम इज स्ट्रेट। ये आइडियल टॉयलेटिंग पोजीशन। फिजियोथेरेपी फॉर दी bowel and rectal dysfunctioning defecation technique है। Australian physiotherapist Chereli and the Mark Well did much to popularize the technique for good defecation dynamic involving sitting with forearm support on the knees, feet resting on the floor, the throat closed, and diaphragm moving down together with the lower abdominal brace and bulge. Now, the word brace means to make the waist wide and bulge to let the abdominals bulge interiorly. The instructions were those of brace, open out, and grunt. The pump brace technique was advocated to restrain those people who strain to empty their bowels, involving bracing and opening out 3 or 4 times in succession. Always remembering to contract the anal sphincter at the completion of defecation to reactivate the storage reflex. Next है हमारे पास Morkel and Sapsford published the rationale and reasoning for using the technique to maintain the rectal support while releasing the anal outlet with sufficient expulsion to be effective. They describe it as being necessary to give the patient a full explanation before commencing a training, so that the patient then assume the correct position for retraining. Sitting on a chair, feet supported on a footstool, approximately 15 centimeter with heels raised, hip flexed more than 90 degree, the weight of upper trunk supported on the forearm, resting on the abducted thighs and neutral spinal curves. The action was then described as lateral bracing with brief 1 to 2 second holds and sustained 10 to 20 second holds. Anal release facilitated by lower abdominal bulging. Practice of combination of bracing and bulging. The correct pattern of the movement and positioning should then be taught as necessary. Adaptations may need to consider for the elderly or those with disability. अगेन वही हमारे पास फॉल्स जो करेक्ट सिटिंग पोजीशन है और इनकरेक्ट सिटिंग पोजीशन। वोमेन्स हेल्थ
Women's health physiotherapist should be aware of and assess for the following in any patient with the problem of considered defecation. Posture for effective defecation: forward lean, neutral spine, forearm resting on the abducted thighs, knees higher than hips, heels may be raised. ब्रीदिंग पैटर्न, वही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पेशेंट को करानी है. एब्डोमिनल एक्टिविटी ड्यूरिंग आ स्टिमुलेटेड डेफिकेशन, जिसमें हमने ब्रेस एंड बल्ज का सिखाया है. ब्रेस में क्या था कि वो अपने वेस्ट को वाइड करता है और बल्ज में एब्डोमेन को पुट आउट करता है. पेल्विक फ्लोर एक्टिविटी ड्यूरिंग द बियरिंग डाउन एंड रिलैक्सेशन विद द रेक्टल सपोर्ट. रिटर्न टू नॉर्मल स्फिंक्टर एक्टिविटी आफ्टर evacuation. Next, anal sphincter exercises. The external anal sphincter and the puborectalis are both under the somatic control and contribute to fecal continence control mechanism. Appropriate exercise can therefore improve fecal continence status. However, exercise must be associated with appropriate lifestyle changes where necessary. This includes attention to stool consistency, diet, and general exercise, and defecation training to prevent straining at the stool. Initially, it may be advantage to instruct the patient to sit resting back in the chair for proprioception of the posterior pelvic floor with the knees slightly apart. The instructions are those of squeezing as though to stop passing wind or stool and lifting the sphincter of the chair while continuing the normal breathing. There may be further activation by giving the instruction to try the same while reducing foot pressure on the floor but not attempting to lift the feet completely off the floor. Once the person has localized the anal sphincter muscles, they should then be trained in the same way that other pelvic floor muscles are trained. This will include strong hold of maximal length, longer contraction of approximately half the maximum hold for endurance, and finally fast contractions. There must always be adequate rest period depending on the muscle grade and ability. As the patient to becomes able, the length and number of contractions are increased and the rest period shortened. Chiranoi et al. Showed that a squeeze of at least 20 seconds is necessary to control fecal urgency when there is more liquid stool. ये हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेस है. कॉन्स्टिपेशन के लिए कैट एंड काउ स्ट्रेच हो गया. सेकंड में स्वाइन ट्विस्ट है. थर्ड में डाउनवर्ड फेसिंग डॉग. फोर्थ में ब्रिजिंग पोज हो गया. सिक्स्थ में चाइल्ड पोज. फिफ्थ में सॉरी और सिक्स्थ लास्ट हमारे पास एक्सटेंडेड पपी पोज. कीगल एक्सरसाइजेस, इसमें भी फर्स्ट स्टेप में कॉमनली प्रिस्क्राइब टू इम्प्रूव मैनी कंडीशन. How to lift pelvic floor and contract muscles. They can be done at any location, at home, office, or in the car. They have been proven effective in reducing urinary and fecal incontinence. Massage technique for constipation. It has been suggested that abdominal wall massage may be therapeutic, effective treatment for those with chronic constipation. It has been suggested that abdominal massage may encourage peristalsis, release spasms, relieve flatulence. Precipitate bowel opening may be used in training bowel function. This is safe technique, non-invasive in nature, can be performed as self-massage or by the carer. ये हो गया हमारे पास वही मसाज की डायरेक्शन होती है. हमने राइट साइड से स्टार्ट करना होता है, डाउन से अपवर्ड और फिर ट्रांसवर्स को लाते और फिर डाउनवर्ड टूवर्ड्स रेक्टम. ये डायरेक्शन होगी. एरोस आर इंडिकेटिंग डायरेक्शन फॉर मसाज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. Before any massage takes place, the environment must be conducive to relaxation and the patient positioned in a comfortable position. Emily described 5-part technique taking about 15 to 20 minutes that she used for 21 years old CP patient with olive, bowel and anorectal function and dysfunction. Massage technique: oil as a couplet, stroking from stomach to groin to encourage initial relaxation. When relaxation is felt, effleurage along the colon, starting in the right iliac fossa and then traveling along the ascending, transverse, and descending section of the colon. Following the effleurage strokes by circling, kneading along the line of the colon in the same direction as previously. More effleurage as previously, side to side stroking across the abdominal wall. Next technique is neuromuscular stimulation. Electrical stimulation has been used for many years as a method of re-education of muscles by raising cortical awareness, normalizing our reflex activity, and having a direct effect on the muscle stimulated, as it is generally the external anal sphincter and posterior pelvic floor compartment that is undergoing treatment. It is appropriate to use a frequency of 35 to 40 Hz with a pulse duration of 250 seconds.
with a non-fatiguing duty cycle depending on the patient ability. It is proposed that an anal electrode should be used to ensure that maximal stimulation can take place, but care must be taken as anal mucosa is more sensitive than the vaginal mucosa. Next is rectal sensitivity training. If there is a problem with reduced sensation to rectal filling, sensitivity training is used to re-educate the contraction of the external anal sphincter in response to rectal distension. This can be achieved by using a simple device, a rectal balloon attached to a plastic tube with three-way tap enable air to introduce by a syringe. A condom covers the balloon and proximal tube to ensure good infection control and assist in removal of the device. The patient is inside lying while balloon is introduced into the rectum, then air or water is introduced through the syringe until patient reports the threshold. The air or water is then removed and the patient instructed to contract the anal sphincter strongly as soon as similar rectal sensation is felt. When the air and water is reintroduced, it has been suggested that sympathetic afferent nerves are stimulated by fast distension and parasympathetic afferent fibers stimulated by both slow and fast distension. Therefore, clinicians often repeat the infilling at different speeds of introduction of the same volume of air and water, with the patient concentrating on contracting the anal sphincter each time a sensation is felt. Next is biofeedback. Although the present evidence is not robust and does not show an overwhelming benefit from biofeedback, there are many patients seen clinically to whom biofeedback can be a great motivator and challenge to effect the improvement. The biofeedback may be through an anal pressure probe or EMG surface electrode, either internally or externally on the anal sphincter. Constipation biofeedback training for the constipation may be of help in some patients if a paradoxical puborectalis contraction is discovered at the initial anorectal assessment. Digital proprioceptive biofeedback may be given to increase patient awareness. However, this distorts the anal sphincter and may be embarrassing for the patient. After the patient has been given full instruction regarding defecation technique, some clinicians have found it useful to place small pediatric surface electrode around the anal sphincter at approximately 2 o'clock position and 10 o'clock position. Initially, the patient is asked to observe both contraction and relaxation of the sphincter on a monitor. Then the patient, while sitting on a commode, is asked to stimulate defecation using the correct technique while observing the anal sphincter EMG activity on the monitor. The aim is to regain the ability to relax the anal sphincter appropriately while maintaining activity in more lateral levator ani to give rectal support. Fecal incontinence, not an ET. Further investigated 4 groups of patients reporting fecal incontinence. Group A received standard medical and nursing care advice. Group B, advice plus instruction on the anal sphincter exercises. Group C, additional hospital-based computer-assisted biofeedback for 5 sessions. And Group D, all of the before mentioned treatment plus the use of home EMG biofeedback device. Result क्या मिला अब हमें? All groups had an increase of anal pressure at the rest and unsqueezed and increased endurance. The important findings of this study was that the patient-therapist interaction together with coping strategies were of greatest significance. These benefits were maintained 1 year after treatment. Last but not least, skin care. Sore skin in the anal region is a common problem for those suffering from anal incontinence owing to the effect of feces on the skin in the area. Some people have problem with properly wiping the area and leaving a residue behind. Others can have fecal seepage, especially of the liquid stool. Immobility and inactivity make the problem worse. Advice will comprise of using soft toilet paper on moist wipes, avoiding any with alcohol base or moist cotton wool, always wiping from front to back and washing after a bowel movement. Whenever possible, portable bidets are available or a jug with warm water and plant spray can all be useful.
then gently patting dry. Strongly perfumed soaps, bath foams, disinfectants, or antiseptics, talcum powder, or deodorant should be avoided. It is also desirable to wear cotton underwear and avoid tights unless crotchless. Synthetic fibers, tight clothing, and biological detergents are also best avoided, and great care should be taken in rinsing underwear thoroughly after washing. It is also advisable to avoid creams unless specifically advised to use them. The stoma nurse or continence advisor will often be the person to advise on appropriate cream, skin barriers, or the barriers wipes. If a continence pad is used, it must be changed at the first sign of soiling. If the anal area becomes sore, it is sensible to have some time each day when air can circulate in the area. If there is skin irritation, it is essential that the patient is instructed to resist the urge to scratch. थैंक यू सो मच। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, बाउल एंड एनोरेक्टल डिस्फंक्शन। इसलिए हमने डिफरेंट कंडीशंस देखी हैं, उनके प्रॉब्लम्स देखी है, उसमें हमने कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स देखी हैं, फिर हमने ये असेसमेंट देखी थी। असेसमेंट के बाद हमने कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखे हैं फिजियोथेरेपी में भी और मेडिकल ऑप्शंस भी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।